हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे सब लोग। आज हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में आगे का टॉपिक देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो था डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने स्ट्रेन पढ़ा था, ठीक है। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी कोई जो और जो बचे हुए हैं टर्मिनोलॉजीज उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करी थी मशीन एलिमेंट डिज़ाइन की, उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें जिससे कि सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाए। ये जो टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं ये बेसिकली आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दोनों ब्रांच के बच्चों ने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बेसिक जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो आपने सोम में पढ़ रखी हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आपके इस MED सिलेबस में मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में एक इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी टॉपिक है, तो उसको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक्स में डायग्राम से आपको बताऊंगा। इलास्टिसिटी आप जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी है आपको, हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं या प्रत्यास्थता लिमिट, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज़ उसमें इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई भी पिंड है उस पर फोर्स लग रहा है, कोई भी लोड लग रहा है, मान लेते हैं P लग रहा है, तो इससे क्या होगा, इसकी लंबाई में और इसके डायमीटर वाला इसके डायमेंशन में अल्टीमेटली क्या होगा, परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई? लोड लग रहा है तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अब कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे ही हम लोड को हटा देते हैं, मान लेते हैं जब हमने ये लोड लगाया था, जब हम इनिशियल कंडीशन में हैं तो इसकी लंबाई L थी तो डायमीटर D था। कुछ समय के बाद इस P लोड अप्लाई होने के बाद ये अपना डायमेंशन चेंज करता है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो लंबाई बढ़ेगी, तो ये हो जाता है बॉडी फाइनल शेप, ठीक है। अब क्या होगा, इसके साइज एंड शेप में परिवर्तन आ गया, किसके कारण? लगाए गए लोड के कारण, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोड हटा लेते हैं, मान लेते हैं लोड हम उस पिंड से हटा लेते हैं, तो अगर ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने लगे और आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है। समझ में आया? मतलब जब हम किसी भी पिंड पर लोड लगाते हैं तो उस पिंड में के बीमाओं में उसके डायमेंशन में परिवर्तन आता है, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है। और जैसे ही हम उस लोड को हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो अगर वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में आने लगे, अपना नए जो इनिशियल साइज था, शेप था, वो रिगेन करने लगे और रिगेन कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस मटेरियल पदार्थ के क्या कौन सा गुण होगा? वो इलास्टिक गुण के कारण ही वो अपने पोजीशन पे वापस आता है। अब एक केस ये है कि अगर बॉडी कंप्लीटली अपने पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिसिटी कब हो जाएगी? परफेक्ट कब होगा? परफेक्ट इलास्टिसिटी कब होगा? when body regain 100% of its original size, ठीक है। अगर बॉडी अपनी 100% ओरिजिनल साइज को ही रिगेन कर लेती है तो वो क्या होगा? वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अगर लोड हटाने के बाद बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप में परफेक्टली मतलब पूरी तरह वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है प्लास्टिक बॉडी भी एक होती है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। प्लास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है जब लोड हटाने के बाद भी वो बॉडी अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आती है, ठीक है। अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आती है मतलब वो डिफॉर्म होने लगती है, ठीक है। ये कब होता है? जब लोड लगाने के कारण इलास्टिक लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, मतलब वो लोड लगाते लगाते कि ये हो जाए कि वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए। इलास्टिक लिमिट आपने पढ़ा हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा? उसमें स्ट्रेन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होगा, उसमें स्ट्रेन क्या होगा? कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होगा, विकृति लगातार उसमें होती रहेगी। तो वो क्या होता है? वो फिर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है?
प्लास्टिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल से कंडीशन में बात करें, मैंने आपको यहाँ पे पंच मारा मुक्का, या किसी ने भी आपको मारा, सपोज ऐसा ना हो, लेकिन अगर मारा, अगर मारने के बाद आपका क्या होगा, इस फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मान लो हो गया आपका फेस, ठीक है, तो वो अगर ही रह गया ना तो वो क्या है, प्लास्टिसिटी। और वो वापस आ गया इलाज कराने के बाद, आपका जबड़ा सीधा हो गया, फेस सही हो गया, तो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी कहलाएगा। और नहीं आया तो प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा फनी बनाते हैं इसको, अगर देखते हो आप सेल्फीज लेते हैं, लड़कियां सेल्फी लेते हैं पाउट बना के, ठीक है, मुंह टेढ़ा करके, ठीक है, अगर मुंह टेढ़ा ही रह गया, मान लो मुंह टेढ़ा ही रह गया, उन लोगों ने फोर्स लगा कर मुंह टेढ़ा किया था अपना, अगर वो मुंह टेढ़ा ही रह गया तो वो प्लास्टिसिटी है। अगर मुंह वापस आ गया उनका बाद में तो वो किस्मत हुई उनकी, तो वापस आ गया तो वो इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आता है कि इलास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी आपको समझ में आ गया, ठीक है, सॉरी इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया, इलास्टिसिटी पढ़ा दिया मैंने। दूसरा आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब एक आता है आपका इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है भाई, इलास्टिक लिमिट देखिए क्या होता है कि कई बार हम बॉडी पर लोड क्या करते हैं, एक इंटरवल के रूप में देते हैं। मतलब हम एक लोड लगाते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर थोड़ा बढ़ा के लगाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम है, मान लीजिए ऐसे एक स्प्रिंग सिस्टम है, इस पे पहले मैंने 1 किलो का लोड रखा, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, फिर मैं इसको हटाता हूँ, अब 2 किलो का लोड रख देता हूँ, फिर ऐसे 3 किलो का, मतलब लोड बढ़ाता चला जाता हूँ। तो क्या होगा, इसको रोकने के लिए इसमें एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब वो स्ट्रेस एक टाइम पे क्या होगा, इस लगाए गए लोड के बराबर हो जाएगा, इस लोड के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, उस दौरान ना ही इसमें कोई डिफॉर्मेशन होगा और ना ही इस बॉडी में कोई परिवर्तन होगा। मतलब बॉडी अपने ही पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। तो जब इस लोड में लगाता हूँ तो इस लोड से बचने के लिए पिंड भी क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, मान लो फिर मैंने उस बॉडी को हटाया, फिर दूसरा लगा दिया, बढ़ा के लोड लगा दिया, इंक्रीज करके लोड लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे क्या नाम है, स्ट्रेस क्या होगा, जो इस लोड के कारण लगाया गया जो लोड था, फोर्स है, और जो इंटरनल बॉडी के द्वारा लगाया गया लोड है, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया तो इस बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, बॉडी का शेप एंड साइज सेम रहेगा। उसी लिमिट को, जिस लिमिट पे वो स्ट्रेस और लोड इक्वल हो रहा है, उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसी लिमिट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इलास्टिक लिमिट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ क्या कहता है, इलास्टिसिटी के लिए परिभाषित करने के लिए जो हुक्स लॉ है वही उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। हुक्स एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 1676 में एक स्टेटमेंट लिखी इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। 1676 में एक स्टेटमेंट लिखी इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो भी ये टर्म्स हैं मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स आप अपने बुक से और जो कॉलेज में आपको पढ़ाया जा रहा होगा उससे भी कर सकते हैं। और ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में था, इसलिए मैं इसके नोट्स आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएं और आप अपने नॉलेज से भी आंसर लिख सकें, ठीक है। तो आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बस वो पाउट लड़कियों वाला याद रखना वाला, ठीक है। अगर मुँह ऐसे ही रह गया तो इलास्टिसिटी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी होगा, मतलब वो वापस नहीं आया है लोड हटाने के बाद भी। और इलास्टिसिटी मतलब वो मुंह अगर वापस आ गया, उनकी किस्मत हुई, तो क्या कहलाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी। और इलास्टिक लिमिट क्या कहलाता है, जब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाए। कब होता है, जब हम लोड अलग अलग करके हटा के बढ़ा के लगाते रहते हैं, तब अगर क्या होता है, स्ट्रेस एक पॉइंट पे क्या होता है, लगाए गए लोड के बराबर हो जाता है। तो उसी कंडीशन को, उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट के बाद, ठीक है, भी हम लोड अगर बढ़ाते चले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर वो मुंह ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाद भी लोड लगाते रहें तो, ठीक है। अब एक टर्म से इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार अभी दिमाग में मेरे आ गया कि कई बार पूछा जाता है कि स्टील और रबर में सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है। तो स्टील और रबर, अब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो रबर ज़्यादा खिंच जाता है और छोड़ो तो वापस भी आ जाता है,
ठीक है, और लेकिन स्टील हमें दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबड़ ही होगा शायद आंसर, तो रबड़ ये गलत है। स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ की इलास्टिसिटी से ज़्यादा होती है। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आया है कि स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ की अपेक्षा क्या होती है, तो क्या होगी, अधिक होती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अधिक होती है, मतलब वो उससे ज़्यादा वापस आ जाता है, रबड़ से ज़्यादा वापस आ जाता है लोड हटाने के बाद। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हुक्स लॉ में। एक में हुक्स लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं। हुक्स लॉ मैंने बता दिया कि जो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो रीजन था आपका, जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट था वो किसने दिया था, हुक्स लॉ ने, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, कोई भी बॉडी उस पर लोड लगाया जाता है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन, ये वर्ड जरूर लिखना है, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये कई जगह किताबों में स्ट्रेस की जगह लोड भी लिखा हुआ है, तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना लोड लगाएंगे उसी के हिसाब से स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरा हाथ पकड़ के जितनी तेजी से खींचोगे उतना जल्दी उखड़ जाएगा, और जितनी धीरे धीरे खींचोगे उतना धीरे धीरे उखड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये बात हो रही है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस या लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे, मैथमेटिकली अगर इसको बात करेंगे तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यही कह रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा, मैंने कांस्टेंट लिख दिया ई एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी यहाँ पे ई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, या इसको बोलेंगे हम यंग मॉडुलस, या और इसका एक नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, 3 नाम होते हैं, ठीक है। अब ये ई, अब हमको जैसे पता है कि यहाँ सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस क्या होता है भाई, P/A, मतलब पर यूनिट एरिया में लगाया गया लोड ही स्ट्रेस कहलाता है, पर यूनिट एरिया में लगाया गया लोड ही स्ट्रेस कहलाता है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वैसे क्या होता है, स्ट्रेस इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हाँ, किस पे लगता है वो, अप्लाइड लगाया गया लोड पे, ठीक है। तो ये इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये स्ट्रेन क्या होता है भाई, स्ट्रेन मैंने आपको पढ़ाया है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। और इसका ये यूनिट लेस होता है, तो अब इसमें ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, अच्छा इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ई और ये एप्सिलॉन में, तो थोड़ा सही से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, सिग्मा की जगह P/A रखिए, ठीक है, ई ऐसे रहने दीजिए, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेल L अपॉन L। तो यहाँ से डेल L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डेल L की वैल्यू ई इधर नीचे आ जाएगा, L इधर ऊपर चला जाएगा, तो PL अपॉन A E बराबर डेल E। तो ये जो हुक्स लॉ का एक फॉर्मूला था कि चेंज इन लेंथ निकालना हो और लोड, लेंथ और एरिया और इलास्टिसिटी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, हुक्स लॉ से आया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ
कि यहाँ तक आपको हुक्स लॉ तक समझ में आ गया था। हालांकि मुझे और भी इसमें टॉपिक अभी जोड़ने थे इस वीडियो में, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, 10 से 12 मिनट हो चुके होंगे। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करूंगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पे इलास्टिसिटी पढ़ लिया हमने, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी दोनों के पर, ये तो बस आपके लड़कियों का वो पाउट वाले से ही बन जाता है। ठीक है, तो इससे बस आप डेफिनेशन बना सकते हैं, उसको दिमाग में रखेंगे तो आपके टेक्निकल डेफिनेशन खुद ब खुद पेट से निकल के किताबों तक, कॉपी तक आ जाएगा। ठीक है, अब आता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक लिमिट भी हमने देखा, और फिर उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा हुक्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार लिखने को आ जाता है, तो इसको प्रॉपर ये लिखेंगे, इतना ये सब लिखेंगे 5 नंबर में। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा वेयर P इक्वल्स टू अप्लाइड लोड। P क्या है हमारा, अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड इन न्यूटन, न्यूटन में L क्या है भाई, लंबाई, लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, ये मीटर में। A क्या है, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में, और E क्या है, यंग मॉडुलस। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ना लिखे उस समय, इस समय इन दोनों का एक नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यंग मॉडुलस की वैल्यू नहीं देता है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। यंग मॉडुलस की वैल्यू हर मटेरियल का, स्टील के लिए अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, कास्ट आयरन की अलग हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ई की वैल्यू दी होती है। अगर ई की वैल्यू नहीं दिया होता है तो वो केस होता है स्टील का ही वो बार होगा, वो रॉड किसकी होगी, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे वो स्टील का होता है, या लिखा रहता है स्टील बार। तो स्टील के लिए हम क्या लिख देते हैं, ई की वैल्यू फॉर स्टील, यहाँ लिख देता हूँ फॉर स्टील ई इक्वल टू क्या होता है, 220 गीगा पास्कल। अब गीगा क्या होता है, 10 की पावर 9। ठीक है, तो 220 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10 की पावर 9, और पास्कल कुछ नहीं होता, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल ही होता है। पास्कल भी क्या है भाई, पास्कल क्या है, स्ट्रेस का ही यूनिट है। ठीक है, प्रेशर का ही यूनिट होता है। ठीक है, तो कई बार एक बार क्वेश्चन भी आ रखा था कि 1 पास्कल PA लिखा रहता है इक्वल टू डैश न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं वो आप नोट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो स्टील की वैल्यू 200, कभी 200 से 220 तक लिख देते हैं। ठीक है, 200 से 220 गीगा पास्कल। और गीगा क्या होता है भाई, गीगा होता है 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हुक्स लॉ और ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।